हमारा जो है अनुच्छेद 31 ख था, आर्टिकल 31 बी, और अनुच्छेद 31 ख भी जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया था। इसके माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी। इसमें प्रावधान किया गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम, नियम और विनियम न्यायिक पुनरावलोकन से परे होंगे। इनमें शामिल किसी भी विधि को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वह संविधान के भाग 3 में वर्णित किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण करती है। और 9वीं अनुसूची बनाने का मूल लक्ष्य यह था कि भूमि सुधार से जुड़े अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से सुरक्षा प्रदान की जा सके। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें 64 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया था। और फिर आगे चलकर जो है चौथे, जो कि 1955 में, और 17वें संविधान संशोधन 1964 में, 29 में 1972 में, 34 में 1974 में, 39 में 1975 में और 42 में 1976 द्वारा जो है इसमें कई अधिनियमों को शामिल किया गया। फिर आगे जाके जो है आपातकाल के दौरान जो है 39 में और 42 में संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ ऐसे अधिनियम भी शामिल किए गए जिनका संबंध भूमि सुधार से नहीं था, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 हो गया और लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम अधिनियम 1974 हो गया। इसी तरह जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम अधिनियम 1970 हो गया। इसके अलावा जो है बहुत सारे अनुच्छेद को जोड़ा गया था, जैसे कि निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 हो गया, इत्यादि जो है इसको जोड़ा गया था। और फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वैसे अधिनियम को इससे बाहर निकाल दिया जिसका संबंध बाहर निकाल दिया जिसका संबंध भूमि सुधार से नहीं था, भूमि सुधार से ना होकर राजनीतिक स्वार्थों से था, राजनीतिक स्वार्थों से था। इसके अलावा जो है आगे चलकर 47वें संविधान संशोधन, ये 1982 में, 66 में जो है ये 1990 में, 76 में जो है 1994 में और 78 में जो है ये 1995 में कुछ और अधिनियमों को जो है इसमें शामिल किया गया। और सबसे विवाद जो है वह 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था। 76वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु राज्य द्वारा एक अधिनियम को इसमें शामिल किया गया था, जो अधिनियम जो है 69% आरक्षण की व्यवस्था करता था, आरक्षण की व्यवस्था करता था। और सर्वोच्च न्यायालय जो है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि 1993 में जो इंदिरा साहनी केस था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इनमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी, 50% से अधिक नहीं होगी। और इस आधार पर जो है तमिलनाडु
इस आधार पर जो है तमिलनाडु के जो आरक्षण वाले विधायक अधिनियम था वो असंवैधानिक घोषित हो जाता, असंवैधानिक घोषित हो जाता। और असंवैधानिक घोषित होने से बचाने के लिए जो है 76वां संविधान संशोधन किया गया। और इस आधार पर जो है वर्तमान में, और उसको जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, और वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल 284 परिविष्टियां हैं। लेकिन जो आगे केस था केशवानंद भारती मामले, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, और वो निर्णय की तारीख जो है 24 अप्रैल 1973 था। और कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में किए गए संशोधनों की वैधता की जांच न्यायालय कर सकता है, इसमें कहा गया था। और आगे जो है न्यायालय खासतौर पर 90 अनुसूची के मामले में जो है वह संयम बरतता है और उसको बड़े प्रभावी तरीके से देखता है। अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31C। इसको जो है 25वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। अधिनियम, और ये अधिनियम जो है 1971 का था। संविधान में शामिल, और इसमें प्रावधान क्या था कि यदि कोई विधि संविधान के अनुच्छेद 39 या 39 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध करने के लिए बनाई जाती है तो उसे उस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करती है। एक्चुअली बात यह है कि जो अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 और जो अनुच्छेद 39 है, इसमें जो है भौतिक संसाधनों तथा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन
इस प्रकार करने का निर्देश दिया गया है कि समाज में आर्थिक संसाधनों का वितरण में विषमता ना बने और यथासंभव समता की स्थिति आ सके। और जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती मामला जो 1973 का था, उसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग की विधि मान्यता पर विचार किया। और इसमें उन्होंने क्या किया कि जो इसका आरंभिक अंश जो अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता प्रदान करता है, न्यायालय द्वारा विधिमान घोषित किया गया। लेकिन इसका वह अंश जो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर की व्यवस्था करता है, जैसे कि जो 39 ख और अनुच्छेद 39 ग को वरीयता देने के उद्देश्य से बनाई गई विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर करता है। न्यायालय जो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद जो है, जैसे कि एक केस था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये 1980 का मामला था और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। और इसी मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा स्थापित अनुच्छेद 31 जो है अपने मूल रूप में वैध है, अपने मूल रूप में वैध है, किंतु उसके आधार पर बनाई गई विधियां न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं है, से संरक्षण प्राप्त नहीं। ये अब हमारा अगला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31D। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया था और 43वें संविधान संशोधन से इसका लोप कर दिया गया था। और इसके अंदर व्यवस्था क्या की गई थी कि यदि संसद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या राष्ट्र विरोधी संगम यानी एंटी नेशनल एसोसिएशंस बनाने को प्रतिसिद्ध करने के लिए कोई विधि बनाती है तो उस विधि की संवैधानिकता को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 का उल्लंघन करती है। और यह संरक्षण जो है सिर्फ केंद्रीय विधियों को दिया गया था, केंद्रीय, क्योंकि ऊपर संसद लिखा है, दिया गया था। और इसको जो है 43वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण जनता पार्टी को संविधान संशोधन के लिए कई दलों के समर्थन की जरूरत पड़ रही थी और जिन मुद्दों पर शेष दलों का विरोध नहीं था उन्हें शीघ्रता से पारित करा लेने के लिए 43वां संविधान संशोधन किया गया था और जो शेष मुद्दे थे जिन पर विवाद ज्यादा था उसके लिए 44वां संविधान संशोधन था। तो ये चीजें थी, इसलिए जो है इसको 43वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। अब हमारा है अनुच्छेद 32 और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है और ये संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है,
उन्होंने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं इसके यानी कि अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। ये अंबेडकर जी ने किया। इस अनुच्छेद के 4 खंड हैं। अनुच्छेद 32 के 4 खंड हैं। एक है अनुच्छेद 32(1), 32(2), 32(3) और 32(4). ये 4 खंड हैं। हम लोग जो है 32(1) से चलते हैं। अनुच्छेद 32(1), आर्टिकल 32(1). इसमें कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत यानी कि गारंटी किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई कथनों से इसकी व्याख्याएं की है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है 32(1) के से संबंधित व्याख्या, जैसे कि उन्होंने कहा है कि संविधान में, क्योंकि अनुच्छेद 32 भी अध्याय 3 में शामिल है, तो इससे यह भी जो है एक मूल अधिकार है और मूल अधिकारों को प्राप्त सभी संरक्षित इस अनुच्छेद को भी प्राप्त होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि संविधान में मूल अधिकारों का परिवर्तन कराने की शक्ति को भी मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है ताकि विधायिका या कार्यपालिका उसे व्यक्तियों से छीन ना सके। दूसरा जो है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की प्रत्याभूति अर्थात गारंटी देने वाली संस्था है। तीसरी चीज जो है, मृत व्यक्ति को हक है कि वह सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के पास निवेदन कर सकता है। उस पर यह बाध्यता लागू नहीं होती कि सर्वोच्च न्यायालय से पूर्व उच्च न्यायालय में
निवेदन करें। चौथी बात है जो है अनुच्छेद 32 के आधार पर निवेदन किए जाने पर न्यायालय तकनीकी आधार पर निवेदन अस्वीकार नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रीट देना न्यायालय के विवेक के अधीन नहीं है। यदि प्रार्थी किसी मूल अधिकार का उल्लंघन सिद्ध कर देता है तो उसका हक है कि वो न्यायालय से न्याय मांग सके। अगली चीज जो है वही चीज है जैसे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन पर यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत प्रार्थना करता है तो न्यायालय इस आधार पर भी प्रार्थना खारिज नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? कि प्रार्थी की उस समस्या के समाधान के लिए कोई दूसरा उपाय या उपचार उपलब्ध है। अगर दूसरा उपाय या उपचार उपलब्ध है तो भी इस आधार पर वो खारिज नहीं कर सकता है। और जो अनुच्छेद यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में दी गई शक्ति भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होती है। संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होती है, किसी क्षेत्र विशेष पर नहीं, किसी क्षेत्र विशेष पर नहीं, यानी संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसके अलावा जो है जो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति प्राप्त है। यानी जुडिशियल रिव्यू की भी शक्ति प्राप्त है और ये शक्ति जो है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 32 का प्रयोग सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में किया जा सकता है, किसी और समस्या के निवारण के लिए नहीं। ये चीज एक आ गया। अब जो है हम लोग अनुच्छेद 32(2) को देखते हैं। आर्टिकल 32(2) इसमें बताया गया है कि संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों, इसको दूसरे तरह से लिखते हैं, यानी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश यानी डायरेक्शंस या आदेश यानी ऑर्डर्स या रीट
रीट्स जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवस कॉर्पस परमादेश भिंडमस प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन अधिकार परीक्षा, ये सारे रीट के नाम हैं। क्यो वारंटो और उत्प्रेषण ये सारे रीट हैं। ये जो भी उसको समुचित यानी उचित लगे वो जारी कर सकता है, उसको निकालने की शक्ति होगी। ये अनुच्छेद 32(2) में कहा गया है। और इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें 5 प्रकार के रीट की चर्चा है। अनुच्छेद 32(2) में 5 प्रकार की रीटों की चर्चा है। हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यह पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवस कॉर्पस। जो हेवस कॉर्पस है ये लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। और ये रीट जो है आदेश के रूप में प्रयुक्त होता है, होती है। यानी यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा हो तो न्यायालय इस रीट के माध्यम से आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे पर्याप्त कानूनी कारण है या नहीं, और अगर है और यदि नहीं है तो उसे कैद से मुक्त कराया जा सके। ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया था। और ये रीट जो है सिर्फ अधिकारियों और प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं है, यानी सिर्फ राज्य के अधिकारियों और प्राधिकारियों को नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों को भी संबोधित करता है। ये प्राइवेट व्यक्ति को भी जो है संबोधित किया जा सकता है। और साधारण नियम ये है कि कोई रीट प्राप्त करने के लिए निवेदन वही व्यक्ति करेगा जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और
जो है, किंतु जो है कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो रीट जारी नहीं किया जाता है। तो हम लोग जो है वैसी स्थिति देखते हैं जहां पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी नहीं किया जा सकता। तो कुछ मामला जहां बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं किया जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति को की गिरफ्तारी जो है वैध है, गिरफ्तारी वैध है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है, और अभी उससे गिरफ्तार हुए या तो 24 घंटे नहीं हुए हैं या 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, तो उसके मामले में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज है जो है किसी अपराध में अभियुक्त यानी एक्यूज्ड होने या फिर दोष सिद्ध यानी कॉन्विक्टेड होने के कारण न्यायिक समीक्षा या कारावास में रखा गया, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में अभियुक्त होने या दोष सिद्ध होने के कारण न्यायिक अभिरक्षा यानी जुडिशियल कस्टडी या कारावास में रखा गया है, तो उस व्यक्ति पर भी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता। तीसरी चीज जो है जिस व्यक्ति पर किसी को अवैध रूप से कैद करने का आरोप है वो न्यायालय की अधिकारिकता से परे है, तो उसके विरुद्ध रीट नहीं निकाली जा सकती, यानी कि जो न्यायालय की अधिकारिकता से परे व्यक्तियों द्वारा अवैध कैद, इस पर भी जो है रिट नहीं निकाला जाता। इसके अलावा जो है सेना न्यायालय के आदेशों पर समानता कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी निकाला जा सकता है, तो समानता यह रीट नहीं दी जाती। और इसका अपवाद यह है कि यदि सेना न्यायालय ने अपनी आधिकारिकता से बाहर निकलकर या प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करते हुए किसी को कैद किया है, तो यह रीट जारी की जा सकती है। तो वहां पर जरूरी है कि वह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होना चाहिए, तब यह रीट जारी किया जा सकता, नहीं तो समानता जो है ये रीट सेना न्यायालय के आदेशों पर जारी नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो है यदि संसद किसी अभिलेख न्यायालय की अवमानना के लिए किसी को निरुद्ध किया गया हो, यानी किसी अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अवमानना के लिए किसी को निरुद्ध किया गया, तो इस मामले में भी जो है रिट जारी नहीं किया जा सकता। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है उसका संविधान में लाने का मूल उद्देश्य था कि जो अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी रक्षा करना था। इसका उपयोग उन मामलों में नहीं किया जा सकता जहां किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। शेष प्रत्येक स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जो हमारा दूसरा है जो परमादेश है,
इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो यह रीच जो है वह आदेश के रूप में होती है, रीच होता है। इसका प्रयोग जो है किसी लोक प्राधिकारी यानी पब्लिक अथॉरिटी को आदेश देने के लिए किया जाता है, ताकि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा कर सकें, जिसे पूरा करने से उसने इनकार किया। और ये रीच जो है न्यायालय के विवेकाधीन है। पहले वाला नहीं था, ये रीच न्यायालय के विवेकाधीन है। यानी यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत का समाधान किसी वैकल्पिक उपचार के माध्यम से हो सकता है तो वह उसे ही वरीयता प्रदान करेगा, किंतु यदि शिकायत मूल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी है तो समानता वैकल्पिक उपायों की जगह परमादेश रीच जारी किया जाता है। और परमादेश जारी करने के लिए कुछ शर्त होते हैं, जैसे कि प्रार्थी को यह सिद्ध करना होगा कि उसका कोई कानूनी अधिकार है जिससे उसे वंचित किया जा रहा है, तो वहां पर इसको लागू किया जाएगा। उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि वह जिस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रीच जारी करने का निवेदन कर रहा है उसका कोई लोक कर्तव्य है जो संविधान या किसी अधिनियम या किसी अधीनस्थ विधान द्वारा उस पर आरोपित है। प्रार्थी को प्रमाणित करना होगा कि उसने अपने कानूनी अधिकार की उपलब्धि के लिए उक्त प्राधिकारी से निवेदन किया था, किंतु प्राधिकारी ने बिना किसी उचित आधार के काम करने से इनकार कर दिया, या इनकार तो नहीं किया है किंतु काम भी नहीं किया है, तो उस मामले में इसको निकाला जाता है। फिर हमारा अगला जो है वो है प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है रोकना। और ये रीट जो है न्यायालय से संबंधित है। यह रीट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध तब निकाली जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करता है या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है। यानी दूसरे शब्द में ये कहा जा सकता है कि इस रीट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। प्रतिषेध की रीट विधायिका या कार्यपालिका के किसी कृत्य के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती और न ही किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था के विरुद्ध निकाली जाती है। यह सिर्फ किसी न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध निकाली जाती है और इसे निकालने का शर्त यह भी है कि न्यायालय किसी मामले में अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हो किंतु अभी उसने उक्त मामले में अंतिम फैसला ना सुनाया हो। यदि अंतिम फैसला सुनाया जा चुका है
तो प्रतिषेध नहीं उत्प्रेषण रीट जारी की जाएगी। और उच्च न्यायालय के पास रीट अधिकारिकता जो है यानी व्यापक है। उच्च न्यायालय के पास रीट अधिकारिकता व्यापक है। ये जो है कई तरह के प्रतिषेध रीट का प्रयोग कर सकती है, कई तरह, मतलब हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर रहता है इस रीट के मामले में। प्रतिषेध रीट का प्रयोग कर सकता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय इसका प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तभी कर सकता है। और परमादेश और प्रतिषेध में दो महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। जैसे कि परमादेश रीट समानता कुछ करने का आदेश देती है, जबकि प्रतिषेध रीट जो है कुछ करने से रोकती है। जैसे कि प्रतिषेध रीट सिर्फ न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, और जबकि परमादेश रीट न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह के प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। उसके बाद अगला जो है हमारा उत्प्रेषण है। ये रीट भी जो है न्यायपालिका से संबंधित है। ये भी जो है न्यायपालिका से संबंधित है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब संबोधित की जाती है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिकता से बाहर जाकर यहाँ पर याद रखना है कि निर्णय दिया है या निर्णय में प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। ये जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीच है उसमें मूल अंतर सिर्फ यह है कि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक न्याय अपनी अधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा है तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रीट जारी की जाती है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय अधिकारिकता का उल्लंघन करके कोई निर्णय दे चुका है तो उस निर्णय या तथ्य संबंधी कार्रवाइयों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। यानी दूसरे शब्द में कहे तो प्रतिषेध रीट किसी न्यायिक कार्रवाई के शुरुआती चरण में जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रीट न्यायिक कार्रवाई हो जाने के बाद जारी की जा सकती है। और इसके लिए जैसे कि
हम लोग देखें तो उत्प्रेषण की रीट निम्न आधारों पर जारी की जाती है, जैसे कि आधिकारिकता का अभाव होना चाहिए, यानी कि इसका अर्थ है कि न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर निर्णय दिया है। दूसरा जो है, निर्णय में विधि संबंधी भूल होना चाहिए, यानी कि उत्प्रेषण रीट का दूसरा कारण यह हो सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले में निर्णय देते संबंधी विधि संबंधी भूल, यानी कि एरर ऑफ लॉ, भूल कर दी है, तो ये जारी हो सकता है। तीसरा जो है, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन, तब ये जारी किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि यदि किसी वरिष्ठ न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाए कि अधीनस्थ न्यायालय के किसी निर्णय के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तो वह उस निर्णय के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। प्राकृतिक न्याय का मूल अर्थ दो सिद्धांतों के माध्यमों से उपयुक्त किया जा सकता है, वो है न्यायालय की निष्पक्षता और दूसरा है दोनों पक्षों की सुनवाई का अधिकार। ये चीजें थी। अब हमारा जो आखिरी है वो है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ होता है कि आपका प्राधिकार क्या है, प्राधिकार क्या है, और न्यायालय जो है इस रीट का प्रयोग जो है एक कार्रवाई के रूप में करता है, और ये रीट जो है, यह रीट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके संबंध में यह शिकायत की गई है कि उसने अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है। तो इस रीट के माध्यम से न्यायालय उससे पूछता है कि उसने किस प्राधिकार से उक्त पद धारण किया हुआ है। यदि वह पर्याप्त कारण नहीं बता पाता है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रीट जारी करके उसे उस पद से हटा देता है और पद को रिक्त घोषित कर देता है। अधिकार परीक्षा रीट जो है तभी जारी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? ये शर्त रहेगा तभी यह रीट जारी हो सकता है। पहली चीज जो है, किसी व्यक्ति को अवैध अधिकार की शिकायत की गई हो, इनकी अवैध अधिकार की शिकायत की गई हो और वह जो है सार्वजनिक पद होना चाहिए, यानी कि जिस पद पर किसी व्यक्ति के अवैध अधिकार की शिकायत की गई है वह पद जो है सार्वजनिक पद होना चाहिए। दूसरी चीजें जो है, जिस पद पर प्रश्न उठाया गया है वह स्वतंत्र प्रकृति यानी कि इंडिपेंडेंट नेचर का पद होना चाहिए, यानी कि किसी प्रसाद यानी किसी के प्रसाद प्लेजर पर आधारित नहीं होना चाहिए।
तीसरी चीज यह है कि जो व्यक्ति उस पद पर आसीन है उसकी नियुक्ति में संविधान या किसी अधिनियम या इत्यादि का उल्लंघन किया गया ठीक। और ये तीनों शर्त पूरी होने पर ही अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। इस रिट का निवेदन करने की शर्त यह नहीं है कि शिकायतकर्ता के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, यानी कि यह जरूरी नहीं है कि प्रार्थी स्वयं उस पद का दावेदार हो या उस पद में उसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित में यह याचिका दायर कर सकता है और इस दृष्टि से अधिकार परीक्षा की कार्रवाई इस नियम का अपवाद है कि प्रयुक्त व्यक्ति ही किसी रीट के लिए न्यायालय में निवेदन कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये उसका अपवाद है। इसमें कोई भी आदमी जो है इस रीट का फायदा उठा सकता है। और अधिकार परीक्षा की रीट एक विवेकाधीन उपचार है, अर्थात न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ये जो है न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसे रीट जारी करने का मूल अधिकार है, यानी यह रीट जारी करने का